गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ईयर 1 एग्ज़ामिनेशन आपका हो गया है। तो बहुत सारे लोगों का टीयर 1 एग्ज़ाम था और आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि भाई एग्ज़ाम तक सर आप मत पढ़ाइए ताकि हम लोग पढ़ सकें। चलिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और अब आप लोग फ्री हो गए हैं एग्ज़ाम से। तो लेट्स कंटिन्यू, हम जारी करते हैं, शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा और वो मेंस की तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे कि देखते हैं कैसा होता है। तो आपने पेपर का नेचर देखा होगा, हाँ, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सच में इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़ने लिखने बोलने सुनने, है ना। और जब आपको सच में इंग्लिश आएगी पढ़ने लिखने बोलने सुनने, वो कब आएगी? जब आप खूब टाइम देंगे इंग्लिश को, रीडिंग को, लिसनिंग को खूब टाइम देंगे, ठीक है, तब आपको इंग्लिश आएगी वो पढ़ने लिखने बोलने सुनने। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। 5 से 6 घंटा आप रीडिंग लिसनिंग करिए, जीएस अपना इंग्लिश में पढ़िए, और जब आप ये करेंगे तब ये कोर्स और मज़ेदार होगा आपके लिए। इस कोर्स का मैजिक, इसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, तो देखिए हम लोग उधर सब्जेक्ट कंपोनेंट में, आपको मालूम है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरेंट, ये चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली अभी हम लोग 60 नाउन्स होते हैं, इन प्रोनाउंस होते हैं, इनके बारे में पढ़ रहे थे। और जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो साथ में नाउन फ्रेज भी चल रहा होता है, क्योंकि नाउन फ्रेजेस में प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, तो ये चल रहा होता है ना। अभी ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। उधर वर्ब कंपोनेंट जो है, अगर उसकी बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 100 फॉर्म्स सीख लिए हैं आउट ऑफ 120 फॉर्म्स, इससे ज़्यादा ही सीख लिए होंगे। ऑब्जेक्ट की पढ़ाई हमने करी है ना, कॉम्प्लीमेंट की भी पढ़ाई करी है हमने, एडवर्बियल की करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। कोर्स में हम लोग यहाँ पे हैं। और एक हमेशा याद रखिएगा कि कोर्स की मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। ऑफलाइन कोर्स में क्या होता है कि हमेशा ऑफलाइन में आदमी, मैं रोज़ ही पूछ रहा होता हूँ, खड़ा करा के पूछ रहा होता हूँ, तो एक प्रेशर होता है, रोज़ आदमी हफ्ते में 3 बार कम से कम रिवाइज़ कर रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोर्स में होते हैं तो इतना डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, आपको मालूम ही नहीं रहता है कि अब तक कोर्स में क्या पढ़ाया गया, आगे क्या पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो पूरा मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया कि कोर्स कहाँ तक पहुँचा है, आगे क्या हो सकता है। तो ये तब होगा जब आप हफ्ते में 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर रहे हैं सब कुछ, और रिवाइज़ करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है, अगर पूरे कोर्स को रिवाइज़ करना हो तो 2 घंटे में हो जाएगा। इट वोंट टेक मोर देन 2 आवर्स। 2-2.5 घंटे में आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो हम लोग अभी प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, और जब भी आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन के बारे में 2 चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। एक कि वो आदमी के लिए इस्तेमाल होगा कि वस्तु के लिए, और दूसरा जो सीख रहे हैं वो किस तरह के नाउन की जगह होगा, अनकाउंटेबल की काउंटेबल सिंगुलर नाउन की जगह की काउंटेबल प्लूरल नाउन की जगह, किस नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा, ये भी जानना पड़ता है, ठीक है। देखिए, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को, और वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को। लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये 2 के लिए इस्तेमाल होता है, ये 3 या 3 से ज़्यादा जब व्यक्ति वस्तु होते हैं तब इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं द टू, दोनों,
जानते हैं, नो वन अनदर्स वीकनेसेस। दोनों जानते हैं एक दूसरे की वीकनेसेस को, कमजोरियों को। ये गड़बड़ है, यहाँ क्या होना चाहिए था, ईच अदर्स। द टू, दोनों जानते हैं ईच अदर्स वीकनेसेस, एक दूसरे की कमजोरियों को, है ना। जैसे आपने कहा कि ईच ऑफ देम, उन दोनों में से प्रत्येक, नोज द अदर्स वीकनेस, जैसे उन दोनों में से प्रत्येक जानता है द अदर्स वीकनेस, दूसरे की कमजोरी को। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। इसी को अगर पैसिव वॉइस में कहना हो तो क्या बोलेंगे कि ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, इज लव्ड, प्रेम किया जाता है, बाय द अदर, दूसरे द्वारा। एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर आप इसको बोलते हैं वन, तो इसको बोलते हैं अनदर या दी अदर। एक और दूसरा, जैसे आप कहते हैं आई हैव 2 sons, मेरे 2 बेटे हैं। वन इज मैरिड, एक शादीशुदा है, एंड द अदर, दूसरा वाला या अनदर, इज अनमैरिड, दूसरा वाला जो है अनमैरिड है। वन इज मैरिड एंड द अदर या अनदर इज अनमैरिड, दूसरा वाला जो है अनमैरिड है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो आप प्रोनाउन देख रहे हैं, दो रहता है ना, तो दो में से एक को वन बोलेंगे एक, और दूसरे को दी अदर या अनदर बोलेंगे। लेकिन एक दूसरा केस लेते हैं, जैसे एक आदमी ये हो गया और इधर हो गया, है ना। तो आप बोलते हैं इसको एक, इसको बोलते हैं वन, एक, और इनको क्या बोलते हैं, बाकी सारे, बाकी सारे, दी अदर्स। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं आई हैव 4 sons, मेरे 4 बेटे हैं। वन इज मैरिड, एक शादीशुदा है, एंड द अदर्स। अब यहाँ कुछ लोग
गलती से सोचेंगे चलो अनदर्स लगा देते हैं, अनदर्स कोई वर्ड नहीं होता है, दी अदर्स। और ध्यान रखना है यहाँ एस का ध्यान रखना है ना। एंड दी अदर्स आर अनमैरिड, और बाकी जो हैं अनमैरिड है, अविवाहित है। तो वन है यहाँ, यहाँ क्या है, दी अदर्स है। तो ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर दो होंगे तब आप कहेंगे वन अनदर, एक दी अदर, दो में से दूसरा वाला। जब दो से ज़्यादा हैं तो वन एक और बाकी सारे दी अदर्स, ठीक है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना है, दी अदर्स इसका मतलब होता है शेष या बाकी सारे, और केवल अदर्स जब बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है दूसरे लोग, स्वयं को छोड़। तो ये जो दो चीजें हैं इन दोनों में बहुत ही फर्क है। जैसे आप कहते हैं कि स्वार्थी लोग दूसरे की परवाह नहीं करते, स्वार्थी लोग दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। तो सेल्फिश पीपल, स्वार्थी लोग, डू नॉट केयर अबाउट, अब आपसे कहा जाए दी अदर्स लगाएंगे कि अदर्स लगाएंगे, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ। सेल्फिश पीपल डू नॉट केयर अबाउट दी अदर्स की अदर्स, यहाँ होगा अदर्स, खुद को छोड़कर दूसरा, अदर्स होगा। अगर आप लिखते हैं दी अदर्स तो ये गड़बड़ है। सेल्फिश पीपल डू नॉट केयर अबाउट अदर्स, स्वार्थी लोग दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, दैट्स द डिफरेंस। जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो जब आप कहते हैं लाल वाला, या जब आप कहते हैं लाल वाले, लाल वाला सिंगुलर है और लाल वाले प्लूरल है। लाल वाला द रेड वन, लाल वाले द रेड वंस, है ना। लाल वाला मेरा है, द रेड वन इज माइन। जब आप ये कहते हैं कि पीले वाले तुम्हारे हैं, द येलो वंस, द येलो वंस आर योर्स, द येलो वंस आर योर्स, है ना। प्रोनाउन का एक ये है कि आपको मालूम है प्रोनाउन का काम होता है कि नाउन के रिपीटिशन को रोकना। तो जहाँ कहीं भी नाउन के रिपीटिशन को रोका जा सकता हो, उसके लिए प्रोनाउन आ सकता हो, वहाँ प्रोनाउन ही यूज़ करना चाहिए, दैट्स बेटर। ग्रामेटिकली करेक्ट भी है, बेटर भी है, नेचुरल भी है। जैसे दो कबूतर थे, दो कबूतर बैठे थे, उस
उस घर पर पहले वाला उड़ा और उसके ठीक बाद या और उसके तुरंत बाद दूसरा वाला भी उड़ गया। तो देयर वर टू पिजन्स। पिजन की स्पेलिंग पूछता है। देयर वर टू पिजन्स, दो कबूतर थे, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन दैट बिल्डिंग, ऑन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग पर। तो उस बिल्डिंग पर बैठे हुए दो कबूतर थे, पहले वाला उड़ा और उसके तुरंत बाद दूसरा वाला भी उड़ गया, है ना। वन ऑफ देम फ्लू एंड the other, आप वन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, and the other one flew soon after that, तुरंत उसके बाद उड़ गया। ऐसा ही मिलता जुलता एक भाई, बड़ा भाई छोटे भाई से 5 साल बड़ा है। मान लो ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, तो दी एल्डर ब्रदर इज 5 years older than the younger brother। देखो यहाँ ब्रदर ना लिख करके इसी ब्रदर को तो वहाँ रिपीट करना है, तो रिपीट करने की जगह आप क्या लिख दीजिए, 1। तो द एल्डर ब्रदर इज 5 years older than द यंगर ब्रदर, ये गलत है। मतलब गलत क्या है, इनफॉर्मली लोग लिख देते हैं, यंगर ब्रदर भी लिख देते हैं, चलता है, बट अगर एग्जामिनेशन वाली इंग्लिश में अगर हम बोलें तो गलत है। फॉर्मल इंग्लिश में वहाँ ब्रदर नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप किसी नाउन की रिपीटिशन रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश कर रही है, उसके जगह अगर प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं तो प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो द एल्डर ब्रदर इज़ 5 years older than द यंगर वन, जो बड़ा भाई है 5 साल बड़ा है देन द यंगर वन, छोटे वाले से, ठीक है, ये करना है। ऑलराइट, देखिए द वन इन रेड शर्ट, द वन इन अ रेड शर्ट, वो जो लाल शर्ट में है, वो जो लाल शर्ट में है, द वन इन अ रेड शर्ट। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो द वन जो है ना, ये प्रोनाउन जैसा बिहेव कर रहा है। देखिए जब आप बोलते हैं द टू, इसका मतलब होता है वो दोनों। जब आप बोलते हैं द थ्री, तो मतलब वो होता है वो तीनों। जब आप बोलते हैं द फोर, चारों, ऐसे करके।
तो ये भी एक तरह से प्रोनाउन का ही काम करते हैं। आपको मालूम है कि बोथ का इस्तेमाल नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो जैसे अब लिखना हो कि वो दोनों अभी नहीं आए हैं। The two have not come. The two have not come yet. The two have not come yet. वो दोनों अभी नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ बोथ करते तो गलत हो जाता है, क्योंकि बोथ के साथ नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। वो दोनों अभी नहीं आए हैं। तीनों आज एब्सेंट हैं। The three the three are absent today. चारों मेरे दोस्त थे। और लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। The four were, आप ऑल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ऑल द फोर भी बोल सकते हैं, केवल द फोर भी बोल सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑल द फोर भी लिख सकते हैं और केवल द फोर भी लिख सकते हैं। चारों वर माई फ्रेंड्स, चारों मेरे दोस्त थे। तो जो कार्डिनल नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कार्डिनल नंबर भी जो है प्रोनाउन का काम करता है। अब देखो, जब आप बोलते हैं टू ऑफ देम, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। उनमें से दो, जब आप कहते हैं 5 of us, हम में से 5। जब आप कहते हैं एनी 5 of us, हम में से कोई भी 5। जैसे आप कहते हैं ना हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे। वैसे ही 50 of you, आप में से 50। तो देखो कार्डिनल नंबर ये खुद भी क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात देखिए, जब आप कहते हैं टू तो इसका मतलब होता है दो, लेकिन जब आप कहते हैं कि द टू तो इसका मतलब होता है दोनों। ये डिफरेंस समझ में आया? जब आप कहते हैं 10 तो इसका मतलब होता है 10, लेकिन जैसे आप बोलते हैं द 10 तो इसका मतलब हो जाता है 10।
ये सारे 10 है ना। इसे कहते हैं आप 6, तो इसका मतलब होता है 6। लेकिन जैसे कहते हैं 6 यानी सभी 6। अब ऑर्डिनल नंबर जो होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, क्रम बताने वाला, ऑर्डर बताने वाला ऑर्डिनल नंबर पहला, द फर्स्ट। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको ये बात मालूम होगा कि ऑर्डिनल नंबर के पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर चाहिए होता है। जैसे आप बोलते हैं द सेकंड, इसका मतलब होता है दूसरा वाला। चलिए अब बोलते हैं द सेकंड डे, दूसरा वाला दिन। देखिए इसके पहले डिटर्मिनर लग रहा है, या माई सेकंड डे है ना, योर सेकंड डे, एवरी सेकंड डे, हर दूसरा दिन। सबका मतलब अलग अलग है। सेकेंड डे, दूसरा दिन। मेरा दूसरा दिन, आपका दूसरा दिन, हर दूसरा दिन। अब देखिए कोई ना कोई डिटर्मिनर आ रही है रहा है सेकंड, मतलब वो ऑर्डिनल नंबर के बाद। मैं दूसरा कुछ कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप बोलते हैं द फर्स्ट, प्रोनाउन जैसा काम करने लगता है। पहला वाला, द सेकंड, दूसरा वाला, द थर्ड, तीसरा वाला, द 100th, 100वां वाला, ऐसे करके। और ये सब जो है प्रोनाउन ही हैं एक तरह से, और ये सब जो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन की जगह आते हैं। आदमी के लिए भी आते हैं और वस्तु के लिए भी आते हैं। दूसरा वाला लाल था, the second was red। देखिए सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि जब आप कहते हैं दूसरा वाला, तीसरा वाला, 10वां वाला, 100वां वाला, तो वहाँ जो 10वां वाला या दूसरा वाला होगा, कोई एक व्यक्ति ही हो सकता है, कोई एक वस्तु ही हो सकता है। तभी तो आप कह रहे हैं दूसरा वाला या तीसरा वाला, यानी तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे कोई एक व्यक्ति या वस्तु ही होगा, तो वो एक ही व्यक्ति या वस्तु हो सकता है सिंगुलर, इसलिए उसके साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब यूज कर रहे हैं। तो दूसरा वाला लाल था, द सेकेंड वॉज रेड। एक 149वां 149वां
वाली एक लड़की थी। मान लीजिए कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें अलग अलग क्रम पे लड़के लड़की बैठे हुए हैं। अब उसी में एक सिचुएशन है कि 149वां वाली एक लड़की थी, उस नंबर पे जो थी वो एक लड़की थी, तो कैसे बोलेंगे कि द 149th was a girl। 149वीं वाली जो है एक लड़की थी। द 149th was a girl। ठीक है, एक और चीज समझना है आपको। एल्स का मतलब होता है अन्य, है ना। ये एक डिटर्मिनर जैसा है, एक डिटर्मिनर जैसा है। कोई अन्य व्यक्ति, तो आप बोलते हैं someone else या somebody else। हर अन्य व्यक्ति, तो everyone else या everybody else। कोई अन्य व्यक्ति नहीं, तो no one else या nobody else। हर कोई भी अन्य व्यक्ति anyone else या anybody else। आप एक और तरीके से इन्हें लिख सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति, some other person। हर अन्य व्यक्ति, every other person। every other person, हर अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, no other person, कोई भी अन्य व्यक्ति, any other person। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे बोलना है अगर कोई अन्य चीज, तो आप बोलते हैं समथिंग एल्स या सम अदर थिंग, सम अदर थिंग।
अगर बोलना हो हर अन्य चीज़, एवरीथिंग एल्स, या एवरी अदर थिंग। आपको बोलना हो कोई अन्य चीज नहीं, कोई अन्य चीज नहीं, तो नथिंग एल्स या नो अदर थिंग, नो अदर थिंग। अगर बोलना हो कोई भी अन्य चीज, तब बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स, या बोल सकते हैं आप एनी अदर थिंग, कोई भी अन्य चीज। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो एपोस्ट्रोफी और एस लगता है, यहाँ जब कोई somebody होता है तभी आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, है ना। है ना, समथिंग के साथ जब कोई somebody होता है तभी इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, समथिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। ये बात मालूम है। तो बोलना हो कि किसी अन्य व्यक्ति का, किसी अन्य व्यक्ति का सामान, तब बोल सकते हैं someone else's luggage, someone else's luggage। या some other person's luggage। लेकिन अगर बोलना हो आपको किसी अन्य चीज की कीमत, तो आप सोचें कि हम ऐसे लिख दें कि समथिंग एल्सेस प्राइस, तो ये गड़बड़ होगा। समथिंग एल्सेस प्राइस नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि थिंग के लिए नहीं लगता है एपोस्ट्रोफी एस, थिंग के लिए नहीं लगता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि द प्राइस ऑफ समथिंग एल्स, या द प्राइस ऑफ सम अदर थिंग, है ना। एक यही बात बता दूं आपको कि एल्स के साथ बट का इस्तेमाल होता है, इस अर्थ में कि के सिवाय, और अदर के साथ देन का इस्तेमाल होता है के सिवाय के अर्थ में। ठीक है, मैं मैनेजर के सिवाय या मैं मैनेजर के अलावे और
किसी से नहीं मिलूँगा, मान लो ये बोलना है कि मैं मैनेजर के अलावे और किसी से नहीं मिलूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल नॉट मीट, मैं नहीं मिलूँगा anyone else but the manager. या बोल सकते हैं कि I won't meet, will not का शॉर्ट फॉर्म won't होता है, I won't meet any other person than the manager, मैनेजर के अलावा मैं और किसी से नहीं मिलूँगा। यहाँ अगर एनी अदर पर्सन, जो अदर है इसके साथ आपने देन लगाया, अगर आप एल्स लगाते तो गलत हो जाता। अच्छा, यहाँ एल्स है तो आपने यहाँ क्या लगाया, बट लगाया। अगर यहाँ आपने देन लगाया होता तो ये गलत हो गया होता। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। कि एल्स जब आएगा तो बट, अदर जब आएगा तो देन, के सिवाय के अर्थ में, ठीक है। जब आप ये कहते हैं कि दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, जब आप ये कहते हैं कि दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, तो बहुत फर्क है दोनों में। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, जो ए था वो किससे बात कर रहा था, बी से, और बी किससे बात कर रहा था, ए से। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, दो आदमी थे ए और बी, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, वे खुद से बात कर रहे थे, यानी ए जो है खुद से बात कर रहा था और बी जो है खुद ही से बात कर रहा था। सेल्फ टॉक चल रहा था इनका, है ना, दोनों स्थितियाँ। जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, जैसे बदबुदाते हैं ना खुद से, मैं पहले वहाँ जाऊँगा, फिर उनसे मिलूँगा, उनको कहूँगा वो मेरे साथ चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या है अकेले ही चला जाऊँगा। सो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो जब आप ये लिखते हैं कि दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, यानी दो लोग तीन लोग जितने भी लोग थे वो खुद से ही बात कर रहे थे, सेल्फ टॉक चल रहा था उनका। लेकिन व्हेन यू से दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये आदमी दूसरे से बात कर रहा है, दूसरा इससे बात कर रहा है। सो दैट्स अ डिफरेंस, है ना, बड़ा डिफरेंस इन दोनों में। मेंस के लिए जो है, देखिए प्रैक्टिस बैच जो शुरू किए थे, प्रैक्टिस बैच में अभी साथ में प्रैक्टिस बैच भी शुरू हुआ था। तो प्रैक्टिस बैच में हमने इनिशियली अनाउंस किया था कि 50 लेक्चर होंगे, लेकिन अब 60 लेक्चर होंगे। 60 लेक्चर इसलिए होंगे क्योंकि मेंस को देखते हुए, है ना, लगभग 20 सेशंस हो गए उसके अंदर, तो 40 और सेशंस जुड़ जाएंगे उसके अंदर। और ये 40 जो सेशंस होंगे उसमें फोकस रहेगा कि हम मेंस, देखिए हालांकि मेंस और प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन कोई अलग अलग होता नहीं है, तो फर्जी बातें हैं। पर हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस ज़रूर हो जाता है कि जो मेंस एग्जामिनेशन है नॉर्मली उसमें ज़्यादा सवाल आने लगते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे क्लोज टेस्ट, PQRS या
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस। अदरवाइज जो डिफ़िकल्टी लेवल है दोनों का सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम ही रहते हैं, कुछ अलग होता नहीं है। अब मैं इसको अनाउंस भी करूँगा आज, है ना, आज इसको अनाउंस करूँगा कि बहुत सारे लोग जिनका मेंस का एग्ज़ामिनेशन है और उनको अभी लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में, तो वो दोनों काम कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस बैच भी दोनों कर सकते हैं, साथ में जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं ये सब प्रोनाउन के बारे में पढ़े हैं। तो प्रोनाउन होता है ख़त्म, ठीक है, जितने भी प्रोनाउंस थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, कोई और प्रोनाउन बचा नहीं है ऐसा। जैसे कभी कभी हम लोग बात कर लेते हैं कि, है ना, जैसे आई डिड नॉट से दैट, आई डिड नॉट से सो। यहाँ देखिए सो प्रोनाउन का काम करने लगा, दैट तो प्रोनाउन का काम कर ही रहा है। आई डिड नॉट से सो, मैंने ऐसा नहीं कहा या मैंने ये चीज़ नहीं कही। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि सो प्रोनाउन का काम करने लगता है। आई डिड नॉट से सो, सो जो है ना एक ऐसा वर्ड है जो, सो के बारे में हम अगर कहें कि सो वर्सटाइल वर्ड है। ये सब्जेक्ट के जगह भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट के जगह भी आ सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट की जगह भी आ सकता है, ये एडवर्बियल की जगह भी आ सकता है। ये बहुत ही वर्सटाइल वर्ड है। अगर आप यहाँ देखिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही करता है, तो सो को हम मान सकते हैं नाउन इक्विवेलेंट यानी प्रोनाउन कह सकते हैं। आई डिड नॉट से सो, आई डिड नॉट से दैट। हालांकि इनफॉर्मल इंग्लिश में ये ऐसा करा जाता है, बट बहुत एक चीज़ है जो क्लियर करना ज़रूरी है यहाँ पे। ये करना ज़रूरी है कि देखिए आप सच का इस्तेमाल किया करिए, एडजेक्टिव के तौर पे आ जाता है। सो नॉर्मली एडवर्ब की तरह ही काम करता है। दैट का इस्तेमाल कर लीजिए जब आपको नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत हो। फॉर्मल इंग्लिश में इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको ऐसे कहें, वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, तो ही इज़ नॉट, सो नहीं कहिए, ही इज़ नॉट सच, ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसा नहीं, ही इज़ नॉट सच। क्या आप ऐसा सोचते हैं? डू यू थिंक सो? अब यहाँ पे सच नहीं हो सकता, यहाँ सो होगा। डू यू थिंक सो? क्या आप यह सोचते हैं?
डू यू थिंक दैट है ना। तो नॉर्मली ये दिमाग में रखना है आपको कि जहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत हो ऐसा के लिए सच लिखिए, एडवर्ब की ज़रूरत है सो लिखिए, नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत हो दैट लिखिए, ठीक है। इनफॉर्मल इंग्लिश में या नॉर्मली कन्वर्सेशन या बातचीत में लोग मिक्स कर देते हैं सो को सच को, लेकिन वो मिक्स नहीं करना है। इतना लंबा आदमी, सो टॉल अ मैन। देखिए अगर आप इसमें ध्यान दें, सो टॉल अ मैन, या सच अ टॉल मैन, देखिए ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है और ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है। तो इनमें फ़र्क है। जो सो लिखा हुआ है एडवर्ब है और जो सच लिखा है ये एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है, दोनों में फ़र्क है। इतना लंबा आदमी, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।